नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए पुनर्विकास योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उच्चतम न्यायालय सरकार द्वारा परियोजना को अनुमोदन देने में पारदर्शिता और निष्पक्षता के अभाव को प्रश्नगत करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली के लुटियंस जोन में 86 एकड़ भूमि का नवीनीकरण और पुनर्विकास करना है। इस क्षेत्र में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आदि सहित कुछ ऐतिहासिक इमारतें स्थित हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस परियोजना के पक्ष में 2-1 से निर्णय देते हुए कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा कि सरकार न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना तब तक नीतिगत मामलों में त्रुटियों के लिए या सफलताओं को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है जब तक इसके द्वारा संवैधानिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है। विकास का अधिकार एक आधारभूत मानवाधिकार है और जब तक सरकार कानून के अनुसार आगे बढ़ती है तब तक राज्य के किसी भी अंग को विकास की प्रक्रिया में बाधक नहीं बनना चाहिए। एक असहमतिपूर्ण टिप्पणी में न्यायमूर्ति खन्ना ने लोक भागीदारी के अभाव पर प्रश्न करते हुए कहा कि पर्याप्त जन भागीदारी और आपत्तियों की सुनवाई अन्याय की भावना से बचाती है, जो कि हमारे समाज के हृदय में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। आइए अब जानते हैं कि नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों है। वर्तमान संसद भवन का निर्माण वर्ष 1927 में हुआ था। तब एक द्विसदनीय विधायिका का गठन करने का विचार नहीं था, बल्कि इसे विधान परिषद के लिए बनाया गया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान संसद भवन एक औपनिवेशिक मूल का प्रतीक है। ये स्वतंत्र भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। साथ ही मौजूदा इमारत सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करती है और न ही भूकंप रोधी है। वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुआ आतंकी हमला वर्तमान संसदीय भवन की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह आरोपित करने वाला सबसे बड़ा उदाहरण है। अगली खबर आत्मनिर्भर भारत से। प्रधानमंत्री ने अपने एक संबोधन में कहा कि नीली अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनने जा रही है। नीली अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग करते हुए महासागर पारिस्थितिकीय तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करना है। भारत की कुल अर्थव्यवस्था में नीली अर्थव्यवस्था की भागीदारी 4.1% है। मत्स्य पालन, गहरे समुद्र में खनन और अपतटीय तेल तथा गैस भारत की नीली अर्थव्यवस्था के बड़े घटक हैं। आइए अब नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय भी जानते हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागरमाला परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया है। ये परियोजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम से बंदरगाह आधारित विकास सुनिश्चित करने वाली एक रणनीतिक पहल है। दूसरा है मत्स्य संपदा योजना। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना और वर्ष 2024-25 तक मत्स्य निर्यात आय को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करना है। सागरमाला पहल के तहत सभी समुद्र तटवर्ती राज्यों को शामिल करते हुए तटीय आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। तटीय आर्थिक क्षेत्र स्थानिक आर्थिक क्षेत्र हैं। इनमें उस क्षेत्र के बंदरगाहों से गहन रूप से जुड़े हुए तटीय जिलों या अन्य जिलों का समूह शामिल है। भारत को मध्य हिंद महासागर में गहरे समुद्र में बहुधात्विक नोड्यूल के खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त हुई है। अगली खबर भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि योजना का परिचालन आरंभ किया है। भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि का उद्देश्य टियर 3 से टियर 6 केंद्रों तक अधिक डिजिटल भुगतान मूलभूत सुविधा के विकास को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें कि इस योजना में पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापारियों को लक्षित किया जाएगा, जैसे कि परिवहन और आतिथ्य, सरकारी भुगतान, स्वास्थ्य सुविधाएं, किराना दुकान आदि। भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के आधार पर भुगतान अवसंरचना के विकास के लिए बैंकों और गैर बैंकों को सब्सिडी प्रदान करेगा। इस योजना के तहत भुगतान स्वीकृति उपकरण और कार्ड से भुगतान का समर्थन करने वाली सुविधाएं शामिल होंगी। इसके अंतर्गत भौतिक POS यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जनरल पैकेट रेडियो सेवा यानी GPRS, त्वरित प्रक्रिया यानी QR कोड आधारित भुगतान आदि शामिल हैं। इस योजना की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो PIDF का प्रबंधन RBI के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद द्वारा किया जाएगा।
ये योजना 1 जनवरी 2021 से 3 वर्षों के लिए संचालित होगी और प्रगति के आधार पर इसे 2 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें डिजिटल भुगतान के लिए प्रतिवर्ष 30 लाख नए टच पॉइंट्स बनाने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत 345 करोड़ रुपए का कोष निर्मित किया गया है। इसमें से 250 करोड़ रुपए का योगदान आरबीआई द्वारा और शेष 95 करोड़ रुपए का योगदान भारत में अधिकृत कार्ड नेटवर्कों द्वारा किया जाएगा। अगली खबर एनएचआरसी से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन के लिए अनुशंसाएं की हैं। कई राज्यों द्वारा प्रस्तुत शून्य मैनुअल स्कैवेंजिंग के मिथ्या दावों पर संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार से कई अनुशंसाएं की हैं, जैसे कि जोखिमपूर्ण सफाई के अन्य प्रकारों के लिए हाथ से मैला उठाने की परिभाषा का विस्तार करें और जोखिमपूर्ण सफाई के लिए नए कानून का अधिनियमन किया जाए। हाथ से मैला उठाने वालों के बच्चों और इस कार्य में संलग्न महिलाओं के साथ भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। पुनर्वास प्रक्रिया को मनरेगा जैसी योजनाओं से संबद्ध किया जाए ताकि वे शीघ्रता से आय अर्जन आरंभ कर सकें। पुनर्वास के लिए एक मुश्त नकद सहायता को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाए। साथ ही इसका प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वालों और उनके आश्रितों को व्यावसायिक गतिविधि प्रारंभ करने के लिए ऋण देने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। हाथ से कार्य करने को तकनीक के उपयोग से प्रतिस्थापित करने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। हाथ से मैला उठाने वालों की गलत संख्या दर्ज करने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों से सार्वजनिक गलियों और शुष्क शौचालयों से मानव विष्ठा को हटाने और सेप्टिक टैंक, गटर और सीवर की सफाई करने को मैनुअल स्कैवेंजिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से पिछले 5 वर्षों में 376 लोगों की मृत्यु हुई है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधान। ये किसी सुरक्षा उपकरण के बिना सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई में हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन एवं अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण को प्रतिबंधित करता है। ये एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इसके अंतर्गत हाथ से मैला उठाने को परिभाषित किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों से मानव विष्ठा हटाने के सभी प्रकार, जैसे कि खुली नाली, गड्ढे वाला शौचालय, सेप्टिक टैंक, मैनहोल और रेलवे पटरियों के ऊपर से मल हटाना। पुनर्वास के लिए प्रावधान की बात करें तो मैला उठाने वालों को प्रारंभिक नकद सहायता, उनके कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के लिए परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को रियायती ऋण सहायता के लिए प्रावधान किए गए हैं। वहीं हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान करने का उत्तरदायित्व स्थानीय प्राधिकरण के पास है, जैसे कि नगरपालिका या पंचायत, छावनी बोर्ड या रेलवे प्राधिकरण। अगली खबर डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम स्थित एक गोपनीयता और सुरक्षा अनुसंधान फर्म टॉप 10 वीपीएन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से भारत को विश्व में सबसे बड़े आर्थिक प्रभाव का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि विश्व अर्थव्यवस्था को हुए $4 बिलियन के कुल नुकसान में भारत की लगभग 70% की हिस्सेदारी थी। ये रिपोर्ट इंटरनेट शटडाउन को सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसी विशिष्ट आबादी या स्थान के लिए इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार को अवरुद्ध करने के रूप में परिभाषित करती है। इंटरनेट शटडाउन के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट ब्लॉकआउट में इंटरनेट की पहुंच पूरी तरह से कट जाती है। वहीं सोशल मीडिया शटडाउन में फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों तक पहुंच रोक दी जाती है। थ्रॉटलिंग में इंटरनेट की पहुंच 2G गति तक कम कर दी जाती है। भारत में इंटरनेट शटडाउन करने के कई कारण हैं, जैसे फर्जी खबरों के प्रसार को रोकना, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारत में इंटरनेट शटडाउन को कई विधायी समर्थन भी प्राप्त हैं, जैसे राज्यों में गृह विभाग अधिकतर शटडाउन को लागू करते हैं। इसके लिए वे दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन, लोक आपात या लोक सुरक्षा नियम 2017 से शक्तियां प्राप्त करते हैं। इंटरनेट शटडाउन से संबंधित अन्य कानूनों की बात करें तो इसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, भारतीय तार अधिनियम 1885, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आदि भी शामिल हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। द ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। इथियोपिया, सूडान और मिस्र द ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम पर अपने विवाद के समाधान के लिए दोबारा वार्ता करेंगे।
द ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम इथियोपिया में नीली नील नदी पर निर्मित होने वाली एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर यह अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध बन जाएगा। श्वेत नील नदी और नीली नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। नीली नील नदी वर्षा के मौसम में नील नदी में लगभग 80% जल की आपूर्ति करती है। सभी के लिए सस्ती एलईडी उजाला और एलईडी स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम के माध्यम से उन्नत ज्योति ने 6 वर्ष पूर्ण किए। ये दोनों कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों के एक संयुक्त उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ कुशल उपकरणों का उपयोग करने के बारे में जागरूकता का सृजन करना है। इस तरह ये योजना विद्युत के बिल को कम करती है और पर्यावरण के संरक्षण में सहायता प्रदान करती है। उजाला योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को पारंपरिक और अधिक विद्युत खपत वाले संस्करणों के प्रतिस्थापन के लिए एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखे प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम का उद्देश्य संपूर्ण देश में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइट से प्रतिस्थापित करना है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा गो विज्ञान यानी गाय विज्ञान पर एक देशव्यापी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय कामधेनु योजना पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत एक स्थायी शीर्ष परामर्शदात्री निकाय है। ये आयोग कई कार्यों के लिए अधिदेशित है, जैसे आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन को संगठित करना, गाय की प्रजनन क्षमता में सुधार करना और सुधार के लिए कदम उठाना, गायों और बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं और मवेशियों के वध का निषेध करना। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। ये मिशन गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत एक परियोजना है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन संशोधन विधेयक 2020 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विधेयक के प्रारूप में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि धूम्रपान करने की कानूनी आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना, खुली सिगरेट यानी लूज सिगरेट की बिक्री को प्रतिबंधित करना, विमानपत्तनों, रेस्तरां और होटलों में धूम्रपान करने वाले कमरों को समाप्त करना, सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करना, अवैध सिगरेट या तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण या आयात पर कठोर दंड और जुर्माने के आरोपण का प्रावधान करना। बायोडाइजेस्टर पुणे मेट्रो मानवों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का उपचार और प्रयुक्त जल का पुनर्चक्रण करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित बायोडाइजेस्टर का उपयोग करेगा। बायोडाइजेस्टर तकनीक पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी, विकेंद्रीकृत तथा स्थल आधारित मानव अपशिष्ट उपचार तकनीक है। इस तकनीक के अंतर्गत अवायवीय सूक्ष्मजीव समुच्चय यानी ऐसे जीवाणु जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इनका उपयोग किया जाता है। बायोडाइजेस्टरों के अंतिम उत्पाद का उर्वरक और बायोगैस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बायोडाइजेस्टर हिमालयी क्षेत्र के परिवेश के साथ साथ 0 डिग्री से कम तापमान, हिमनद, उत्तर भारत के मैदानी भागों और तटीय क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी एनसीएस ने पिछले वर्ष दर्ज हुए भूकंपीय कंपन के आधार पर दिल्ली क्षेत्र में एक भूभौतिकीय सर्वेक्षण आरंभ किया है। ये सर्वेक्षण भूकंपीय खतरों का सटीक आकलन करेगा। ये माप 3 प्रमुख भूकंपीय स्रोतों जैसे कि महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट, सोहना फॉल्ट और मथुरा फॉल्ट में किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत देश में भूकंप की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक नोडल संस्था है। भूकंप की निगरानी के अलावा एनसीएस सक्रिय रूप से भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों के मानचित्रण और भूकंपीय अनुसंधान में भी शामिल है। वर्ष 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के जलवायु अनुसंधान और सेवाओं ने जारी किया है। रिपोर्ट में ये निष्कर्ष दिया गया है कि पिछले दशक 2001 से 2010 और 2011 से 2020 रिकॉर्ड सबसे गर्म दशक थे। हाल के 15 वर्षों में 2006 से लेकर 2020 तक 12 वर्ष सबसे अधिक गर्म रहे हैं। वर्ष 2020 के दौरान उत्तरी हिंद महासागर में 5 चक्रवाती तूफान आए थे। ये चक्रवाती तूफान है भीषण चक्रवाती तूफान अम्फन, बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान निवार और गति, गंभीर चक्रवाती तूफान निसर्ग और चक्रवाती तूफान बुरेवी।
टॉयकाथॉन 2021। इसके तहत छात्र, शिक्षक, डिजाइन विशेषज्ञ, खिलौना विशेषज्ञ और स्टार्टअप भारतीय संस्कृति तथा लोकाचार पर आधारित खिलौने तथा गेम्स विकसित करने के लिए विचारों को साझा करने के लिए एकजुट होंगे। ये खिलौनों और गेम्स के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता करेंगे। ये बच्चों को भारतीय संस्कृति के लोकाचार और मूल्यों को समझने में भी मदद करेगा। एक अनुमान के मुताबिक 70 से 80% खिलौनों की मांग आयात से पूर्ण होती है। इसमें चीन की भागीदारी 75 से 85% है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।